वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्कर्ष के द्वारा जो प्री रीड का एग्ज़ाम करवाया गया है, तो उसमें साइको से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जो गिलफोर्ड है उन्होंने त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। इसके बाद जो थर्स्टन है उन्होंने समूह कारक का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत और हार्वर्ड जो गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इस बेस पर इसका जो राइट आंसर है वो आप मिलान कर लो कि 1 का 3 आएगा जो कि आपके 2 ऑप्शंस में है। इसके बाद जो बी है उसका 2 नंबर आएगा, सॉरी बी का 1 नंबर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जो IQ प्राप्तांकों के साथ शैक्षिक निष्पादन का अंतर संबंध है, यानी कि जो आपका IQ में जो भी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह का स्कोर होता है उसका संबंध बताना है। तो कितना है, क्या ये लो है, क्या हाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर है डी, बैचलर बुद्धि परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चिंतन एक आंतरिक एवं प्रकट व्यवहार है। ये कथन है जो ये गलत है, क्योंकि जो चिंतन है वो अप्रकट व्यवहार होता है। यानी कि अगर आप थिंकिंग कर रहे हो तो इसका मीन्स ये नहीं है कि सामने वाले पर्सन को पता लग जाएगा कि आप सोच रहे हो या फिर आप क्या सोच रहे हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालक का गुण है, कि कौन सा बालक का गुण है प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर है बी, तीव्र निर्णय शक्ति एवं उच्च प्रतिबद्धता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रांसिस गाल्टन ने, सी आंसर। ठीक है। अगर बुद्धि का आता है कि बुद्धि का सबसे पहली बार प्रयोग बुद्धि वर्ड का, और अगर आज व्यक्तित्व भिन्नताओं का, ठीक है, तो इन दोनों ही जो शब्द हैं इनका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है, कौन सा स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है शिक्षक, इसका राइट आंसर आएगा ए, शिक्षक। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी है जो वो आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका मध्यस्थ चर होता है। अगला है कि किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, मापन। ठीक है। मापन में क्या होता है कि मात्रात्मक जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है, और जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। अगला है कि औपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो जहाँ पर भी आपको औपचारात्मक वर्ड देखने को मिलता है तो इसमें आपको क्या है कि अपना आंसर निदानात्मक की तरफ लेकर आना होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना। ये बात सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कक्षा व सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है, तो ये सही है। सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा निरंतर विकसित एवं संवर्धित किया जाता है, ये भी सही है। ये दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें विद्यार्थी को एक समय अंतराल में अर्जित करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। अगला है कि RT एक्ट 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटों पर दुर्बल व असुविधाग्रस्त बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, धारा 12 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध के उद्धरण से होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, सभ्यता एवं प्रगति। इसके बाद नेक्स्ट है ये बुक है, इसमें पूछा गया तो इसके बारे में नहीं करेंगे। अगला देख लेते हैं अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो अधिगम से रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है सी, कि सीखना ज्ञान के निर्माण की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। ये गलत है। अधिगम है जो वो हमेशा सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीरेंद्र जब 6 माह का था तब वह ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन 2 साल की अवस्था होने पर वह अपने आप
सही तरीके से चलने लग गया। तो वीरेंद्र के व्यवहार में होने वाला इस परिवर्तन का क्या कारण है? तो पहले वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो अभी उतना परफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बी, परिपक्वता। ठीक है, जब तक कोई इंसान मेच्योर नहीं होता है तब तक वो उस एज का काम नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, कविता के पिता जब भी गुस्सा होते हैं तो कविता काफ़ी डर जाती है। सचमुच में कविता के पिता जब घर पर आते हैं और गुस्सा होते हैं तो वे काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हैं, और जब कभी भी कविता दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनती है तो वह डर जाती है। तो इसमें आपको ये बताना था कि अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए, दरवाज़ा पीटना, कि जब भी दरवाज़ा ज़ोर से पीटा जाएगा तो कविता डर जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है कि उसके जो पिता हैं वो आज गुस्से में घर आए हैं। अगला है, निर्मितवादी सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्मितवादी क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी क्रियाएं करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसमें पूछताछ, प्रोजेक्ट, शिक्षण, चर्चा, सहभागिता को महत्व नहीं दिया गया है, ये गलत है। जबकि निर्मितवाद है जो उसमें इन सभी चीज़ों को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, साम्यधारण, क्योंकि ये जो वर्ड है ये प्याजे से रिलेटेड आता है। अगला है कि कौन कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ये सही है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, ये भी ठीक है। प्रारंभिक विकास है जो वो परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि स्टार्टिंग की जो एज का विकास होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये बात भी सही है। विकास में वृद्धि एवं ह्रास दोनों होते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चे के सामने बिल्कुल एक जैसी चिकनी मिट्टी की दो गेंद प्रस्तुत की गई। प्रयोगकर्ता एक गेंद को बेल पर पतली पट्टी के रूप में बना देता है। ठीक है, और दूसरी गेंद अपने मूल रूप में रहती है। फिर बच्चों से यह पूछने जाने पर कि किसमें अधिक मिट्टी है, तो एक 8 साल का बच्चा है, ठीक है, जो ये जवाब दे रहा है कि दोनों ही समान यानी कि दोनों में ही समान मात्रा में मिट्टी है। तो प्याजे के अनुसार ये कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संरक्षण की समझ का विकास हो चुका है बच्चे में, यानी कि उसे पता है कि शेप कोई मर्जी दे दो लेकिन दोनों ही बराबर हैं, यानी कि जो उनकी क्वांटिटी है वो दोनों की सेम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक जो टास्क है कार्य से क्या तात्पर्य है? तो विकासात्मक टास्क का मीन्स होता है कि बच्चा इस एज में ये काम करेगा, बच्चा अगली जो यानी कि 2 साल तक में बच्चे ये काम करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एज की जो भी होते हैं कि इस एज में ये काम किए जा सकते हैं उसे ही कहते हैं विकासात्मक टास्क। ठीक है, तो प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है, यानी कि बच्चा है जो वो यानी कि बबलाना वगैरह 6 महीने में शुरू कर देता है। 1 साल में बच्चा एक वर्ड वाला बोलने लग जाता है, और 2 शब्दों के वाक्य हैं जो वो बच्चा 2 सालों में बोलने लग जाता है। तो ये क्या है कि कुछ पहले से अनुमान किया जाता है कि ऐसा ऐसा बच्चा इन एज में कर सकता है। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक के रूप में आप महसूस करते हैं कि आपके विद्यालय का एक छात्र कक्षा में प्रथम आने के लिए मेहनत करता है क्योंकि शिक्षक ने उसे प्रथम आने पर लैपटॉप देने का वादा किया है। छात्र अभिप्रेरित है, तो टीचर के द्वारा बच्चे को अभिप्रेरित किया गया कि मैं तुझे लैपटॉप दूंगी अगर तू फर्स्ट आता है तो। ठीक है, तो ये बाह्य रूप से अभिप्रेरणा होगी, इसका राइट आंसर आएगा बी। इसके बाद पूछा गया कि डिसलेक्सिया की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सीधे व उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में अनिश्चय, ये नहीं होता है। लिखने में धीमी गति, जहाँ पर भी लिखने में धीमी गति ये भी नहीं होगा। वाचन परिशुद्धता, गति एवं बोध की समस्या, और इसके बाद है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो डिसलेक्सिया होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, उसका जो वाचन होता है वो सही नहीं होता है। सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में अनिश्चय, ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी ही बनेगा। अगला है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने का व्यक्तित्व क्या का प्रकार है, यानी कि कौन से व्यक्तित्व है जिसमें बच्चे है जो वो अपनी जो भी बातें वगैरह होती हैं उससे एक्सप्रेस करता है, तो ये बहुमुखी व्यक्तित्व है। इसके बाद नेक्स्ट है विषय अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किन पर किया जाता है? तो नॉर्मल सी बात है कि 14 से अधिक आयु वाले बालकों पर किया जाता है। ठीक है, टैट है जो वो 14 वर्ष से अधिक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रबलता
से व्यक्ति सुखवादी, स्वार्थी और कामुक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इद। अगला है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति अपने सबसे अधिक संतोषजनक होगी। यानी कि अगर वो शारीरिक रूप से निर्योग्य है तो किस तरीके से वो अपने आप को यानी कि सेट करेगा, ठीक है, अपने माइंड को सही करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ए, डे ड्रीमिंग, यानी कि दीवा स्वप्न। तो वो अपने आप में खुद की ही सोचने लग जाएगा कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसी हूँ। तो इस तरीके से वो अपने आप को संतोष में रख सकता है। अगला है कि रक्षा युक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो व्यक्ति के अहम द्वारा अचेतन रूप में। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। अगला है कि शासक संविलिनता का एक लक्षण है, यानी कि कौन से लक्षण है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ही सही है। एक तो है कि सामाजिक अंतःक्रिया कमजोर होती है। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो सामाजिक यानी कि अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध व्यवहार, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। अभिव्यक्ति में कठिनाई, यानी कि अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। सो होपफुली आपके ये जो क्वेश्चन हैं वो सही होंगे, आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे एंड क्वेश्चन के क्या आंसर हैं वो समझ में आ गए होंगे। Thank you friends for watching my video. Thank you.